Hello, good afternoon, children. Today we'll discuss rights in Indian Constitution and complete this chapter by today. तो हमें ये पढ़ रहे थे कि हम देख रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स, है ना। इसमें डिफरेंस पढ़ रहे थे। दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स स्पेशल डायरेक्शंस टू द कमिंग गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द वेलफेयर एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, बेटरमेंट ऑफ द पीपल। सरकार को नीति निर्देशावली है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कभी भी, एक बात बताता हूँ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस उसी टाइम में आप जानते हो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था और हमारे पास प्लानिंग ज़्यादा थे, लेकिन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी लैक द फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। और हमारी बेटे उम्मीद ये था कि हमें जब भी फ्यूचर में हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगा ना, फाइनेंशियल हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तब सरकार की एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, सरकार की जुरिस्डिक्शन भी बढ़ जाएगा और सरकार उसी टाइम करेगा क्या है, ये डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू गाइड द फ्यूचर गवर्नमेंट। सेकेंडली, देज वे आर नॉट एनफोर्सिएबल बट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्स, देज आर नॉट एनफोर्सिएबल। जरूर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग चाहे उनकी मर्जी है इसको एनफोर्स कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते, मर्जी नहीं है, उनका इच्छा नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, दे कैन नेग्लेक्ट डायरेक्टली। वी कैन नॉट कंप्लेन, वी कैन नॉट मेक देम कंपेल टू इम्प्लीमेंट to the government official the directive principle of state policy. It depends upon the ability of a government, ability of financial support, and so and so. But fundamental rights you have to obey. You have to give protection. You have to maintain the fundamental rights. This is enforceable. Otherwise हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। क्यों? To justify justiciability. इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की, मेरा राइट टू लाइफ, राइट टू कल्चर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन अगर डिस्टर्ब होता है फंडामेंटल राइट्स, हमें जो अधिकार होता है, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कैन गो डायरेक्ट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाय द व्हाट इज द लास्ट राइट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। सो इट इज justiciable. We can go to door, but for the not implementing the directive principle of state policy, we cannot appear in front of the court. We cannot knock the door. ये होता है डिफरेंस। और फंडामेंटल राइट्स बेटे गवर्नमेंट को पॉजिटिवली कुछ करना पड़ता है, पॉजिटिवली टू डू समथिंग। और इसमें हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ता है। अरे यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मोस्टली हम देखा जाता है कि सिटीजन को कुछ करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ता है। दिस इज फंडामेंटल राइट्स, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम इसको गोल्स पढ़ेंगे, गोल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर वही पढ़ेंगे कि क्यों बना गया था GOALS, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। गोल था क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लोगों को सामाजिक न्याय, अर्थनैतिक न्याय और राजनैतिक न्याय देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की मेन ऑब्जेक्टिव। और क्या ऑब्जेक्टिव है? और एक ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, और टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। और क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्दर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। मैं सारी रेड में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 ये होता है ऑब्जेक्टिव्स। अब हम कल पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल दिया था, आज भी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या क्या पॉलिसीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज़ क्या क्या है। अब एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप लोग मोस्टली जानते होंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई अभी भी ये हमारी नेशनल इशू भी था, अभी तो ये कोरोना आ गया। बिफोर दिस आवर गवर्नमेंट वाज फेसिंग द प्रॉब्लम एंड वाज टेकिंग इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका सिंपल होता है भाई, एक देश एक कानून। इसको सिंपल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, पॉपुलेशन पॉलिसी आ गया, ये बेटा 75 की बात, 1975 की बात। राज किसका चल रहा था? 70s की बात, इंदिरा गांधी राज चल रहा था, इंदिरा गांधी। हमें पॉपुलेशन की रेस में इतना हाई स्पीड में थे तो चाइना से हम आगे बढ़ जाते बेटा। उसी टाइम वी डिड नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। सरकार भी कोशिश करके थक गया, एनजीओ थक गए, और बहुत एजुकेशन थक गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टाइज करके दीवार में लिख के, बट रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट फ्यूटाइल। गवर्नमेंट कंपलसरी करने के लिए प्लानिंग करता है कि देश में पॉपुलेशन कम करने के लिए एक प्रकार की कानून बनाना चाहिए। आपकी याद होगा बीच में भी कानून बना था, आपकी याद होगा हमारे राजस्थान में भी कानून बना था कि जो 8th क्लास फेल है दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज इलेक्शन के लिए, वो लड़ नहीं सकते। जिसका 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसका 8th क्लास से फेल है, लेकिन सरकार को इस सारे कानून वापस लेना पड़ा था। लेकिन बीच में एक प्रपोजल दिया गया था बेटा 70s 80s में, हम दो हमारी दो, मतलब हमें परिवार में 2 है, हस्बैंड वाइफ, और बच्चे भी 2 होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। चलो, इन सर्टन एरियाज इट वाज फोर्सिबली इम्प्लीमेंटेड। आपने सुना होगा इमरजेंसी के टाइम में, देखो ये सरकार तो बना दिया और मोस्टली लोग भी समर्थन करने लगे गवर्नमेंट ने उसी टाइम, आपको याद होगा, ग्रीन कार्ड इशू किया। ग्रीन कार्ड, जिसका 2 बच्चे हैं उन परिवार को ग्रीन कार्ड मिलेगा। ग्रीन कार्ड मतलब उन जो 2 बच्चे से उनके परिवार को बच्चे को जॉब में रिजर्वेशन सुविधाएं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में। इसको ग्रीन कार्ड कहा गया। ग्रीन कार्ड के लालच में बहुत सारे लोग उसी टाइम बेटे फैमिली ऑपरेशन करवा दिए। यू नो फैमिली ऑपरेशन क्या कहते हैं उसको? परिवार कंट्रोल करने के लिए जो करते, और आगे बच्चे नहीं होंगे तो पीपल वेर ओरिएंटेड फॉर द फैमिली ऑपरेशन इन ऑर्डर टू गेट द ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने भी बता दिया कि 2 से जिसका बच्चे होते जो परिवार को मोस्टली बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दिया था। तो लोग ने भी स्लोगन, पॉपुलर स्लोगन को एक्सेप्ट किए थे, हम 2 हमारी 2। उसी टाइम में आपने सुना होगा हमारी कम्युनिटी में जो मुस्लिम कम्युनिटी दे रिजेक्टेड द प्रपोजल। उनकी कहना है भाई तो अल्लाह की बात है, तो जितना देंगे। और उनकी देखो ना, तो शादी भी हमारे हिंदू में क्या होता है, आप एक शादी करोगे, दूसरी शादी करोगे, यू विल बी सेंट टू जेल, इलीगल है। लेकिन भाई उनकी धर्म कहता है वो 5 7 8 10 तक भी शादी कर सकते हैं। और पॉपुलेशन की बच्चे की बात होता है, देयर इज नो कंट्रोल, वो तो अल्लाह की कंट्रीब्यूशन है, समझ में आए। सो दे रिजेक्टेड प्रपोजल, इसको अपोज भी किए है और इसी को पब्लिकली इन्होंने रिजेक्ट भी किया और इसके खिलाफ आंदोलन भी करे थे।
ये हो गया यूनिफॉर्म। भाई देश में एक प्रकार की कानून होता है, हमारे हिंदू लोग के लिए 2 बच्चे है उनके लिए भाई कैसे 20 बच्चे, अगर 10 बीवी है तो 5 बीवी है, एक 4 बच्चे हो गए तो 20 हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं कि 1950 तक कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ी जाएगा, वो मेजॉरिटी बनाएंगे देश में सरकार उनकी बढ़ेगा। जो चलो जो भी है, हम इसको कमेंट करना भी सही नहीं होगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। कई बार होता है, देखो एक बात मैं बताता हूँ। शाही बानो केस सुना है आपने? चलो मैं बताता हूँ बेटे, हमारे हिंदू धर्म है, अगर हम दूसरे शादी करते हैं जो पहली बीवी की सारी कॉम्पेंसेशन देते हैं, कॉम्पेंसेशन, क्योंकि पहली बीवी को छोड़ना पड़ेगा, वो बीवी तो नहीं रहेगा, तो यू हैव टू पे कॉम्पेंसेशन, मतलब सारी खर्चा बीवी की, जो पहले बीवी की या बच्चे है, अगर वो अलग रहना चाहते हैं, यू हैव टू पे ऑल द एक्सपेंस, आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन बेटे इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में क्या है, वो कबूल कबूल कबूल, शादी कर लिए और तलाक तलाक तलाक, इतना है, कोई इकोनॉमी की मेंटेनेंस नहीं है। साहबान था एक लेडी, भाई वो एजेड लेडी थी, उसका बीबी साहबान को, उसके हस्बैंड उसको बच्चे के साथ बिल्कुल तलाक दे दिया और छोड़ दिया, डोर बंद कर दिया भाई, रास्ता में छोड़ दिया, और उसकी घर वाले नहीं ले रहे उसको। सिचुएशन समझ में आया? साहबानू को क्या हुआ? साहबानू को अपने हस्बैंड डाइवोर्स दे दिया, साहबानू को बच्चे को उसके हस्बैंड ने निकाल दिया घर से। नाउ साहबानू एंड हिज हर चिल्ड्रेन वेर हेल्पलेस, दे वेयर एक्सपोज टू द रोड्स। तो वो लोग क्या करेंगे, इन्होंने कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा ठकठकाया, भाई हमारे तो अधिकार होता है, राइट टू लाइफ है, अभी हमारे बताओ हमारी क्यों लीगल, हमें ये देश में होते हैं, हमारी ये कानून, देश के कानून हमें क्यों प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है? वो नाउ वी आर हेल्पलेस, हमें कौन देखभाल करेगा? मैं तो भाई इंडिया की मेंबर हूँ, मुझे कौन देखभाल करेगा? ये हिंदू लोग की कंपेंसेशन देंगे, हम मुझे क्यों नहीं देंगे? तो साहबान केस मेड ए कॉम्प्लिकेटेड केस ड्यूरिंग दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट आल्सो गेव फाइनल जजमेंट कि ये केस को सरकार को विनती किया जाता है कि यूनिफॉर्म कानून, देश में एक ही प्रकार के कानून बना जाए, जो कानून बनेगा हिंदू और मुस्लिम। चलो ये भी होता है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिकर, एक हो गया। LIQURE ओवर, लिकर, अल्कोहल, शराब, इसको पीना पब्लिक में बंद करने की भी प्रोविज़न किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेटा सब था गांधीयन पॉलिसी। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये भी गांधीयन फिलोसफी है। गांधी जी कह रहे थे इंडिया हमारी दिल्ली में नहीं, पल्ली में, पल्ली मतलब गांव एरिया में रहते, गांव एरिया की, रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगा, पूरी इंडिया की डेवलपमेंट हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस आप जानते हो, जो कसाई खाना को जिसमें गाय काटा जाता है, उसको प्रिवेंशन करना। रिसेंटली बंद हुआ योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, आपने सुना होगा, उन्होंने आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो स्लॉटर हाउस, बुच्चड़ खाना को बंद कर दिया था, जिसमें हज़ार संख्या में गायों को काटा जाता था और कंटेनर में भेज दिया जाता था और अरबियन कंट्री में सप्लाई होता था। अरबियन कंट्री के जो बेटे बीफ चाहते, गो मांस चाहते, गाय की मीट चाहते, ऑलमोस्ट वो लोग के पास गाय है नहीं, खा खा के सारी ख़त्म कर दिए। अब इंडिया ऐसे कंट्री है, तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हम गाय को माता मानता और गाय को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ से वो लोग बीफ की यहाँ इम्पोर्ट करते, और इसमें बेटे एक दिन में तो अभी तक भी एक दिन में लाखों गाय कटाई दिया जाता है, और ये सारी मीट बाहर देश में एक्सपोर्ट किया था। तो गांधी सोचे थे, जो आज हम सोच रहे हैं, बहुत दिन पहले गांधी भी सोचे थे कि इस चीज़ को, हमारी जो गांव की इकोनॉमी के कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कोद,
COW, काऊ के ऊपर डिपेंड करता है। पूजा करते हैं, उनकी गोबर हेल्पफुल होता है नहीं, उनकी गोबर को तो हम लिपाई करते हैं, घिसाई करते हैं, सीमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। यूज एज एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो। गाय दूध देता है और गाय तो प्रिवेंट मैनी प्रॉब्लम्स। इट इज द सोल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया। विलेज पंचायत ये भी है। दिस आर द एग्जाम्पल। आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, चलो मैन है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और राइट टू प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में सरकार को बहुत समस्या फेस करना पड़ा था उसी टाइम। आपने, मैं बताता हूँ, देखो सिंपल मैं सीधा बताता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे वो कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के साथ कैसे टकराते हैं, हाउ दे आर अपोज टू ईच अदर। में एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी बेटा आप जानते हो हमारी फंडामेंटल अधिकार था, है ना। 78 में इसको हटा दिया गया। 78 तक राइट टू प्रॉपर्टी हमारी था। आप जाने हो कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश किया था बेटे। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी मतलब मान लो मेरा 100 एकड़ अच्छी बेटे गांव में ज़मीन, मेरा 100 एकड़ अच्छी है, समझ में आया। और बाकी जो मेरा गांव में 100 परिवार भी है, मेरा जैसे 2 परिवार है, हमारे पास 200 एकड़ है। और बाकी 99 जो लोग होते उनके पास, टोटल लोग के पास हार्डली 10 एकड़ होगा या नहीं होगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चाह रहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा के, यानी कि मेरा प्रॉपर्टी को लेके इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस पीपल इन माई विलेजेस। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे आपकी याद होगा, उसी टाइम की बात है। वो टाइम सक्सेस नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट ने कानून बनाने के लिए कोशिश किया। एक्चुअली ये तो भी अन्याय है। मेरा गांव में 100 लोग के भाई, हम दोनों बिंदास है और बाकी भीख मांग के खाते, दूसरे ज़मीन में काम करते। सभी तो गांव के मेंबर है, सभी तो भाई देश की मेंबर। एक भीख मांगेगा, बताओ, एक लग्जरियस लाइफ लीड करेगा, वो तो मीडियावाल पीरियड की बात हो गया, तो दैट शुड बी सेटल्ड, वेल सेटल्ड। लेकिन ये स्टेप तो बड़े मैं पसंद करता हूँ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को, इसीलिए कि शी वॉज रियली क्रिएटिव। शी टुक सेवरल स्टेप्स रियली टू रिफॉर्म आवर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। एक है बेटे, वो कोशिश किया कि मेरा पास से ज़मीन लेके गांव में जो 90-80 लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा नहीं कि मेरा सारी ज़मीन ले जाएगा, एक लिमिट बनेगा। मेरा पास 10 एकड़ ज़मीन रहेगा, मेरा पास 10 एकड़ ज़मीन और बाकी ज़मीन उसके पास चली जाएगा। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेटे। इसीलिए सरकार को कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगा। तो इसी को लेके बेटे क्या होता है, गवर्नमेंट और ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट था और जुडिशियरी, न्यायपालिका के बीच में टस्सेल होता है। देखो मैं बताता हूँ, सुन लो। इंदिरा गांधी की कहना था कि भाई हमें राइट टू प्रॉपर्टी हटा देंगे तब जाके हमें ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, लोगों को वापस दे सकते, लोग की प्रॉपर्टी के ऊपर सरकारी का अधिकार रहेगा। जब तक राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा तो लोगों के अधिकार पूरा, उसके ऊपर हम हाथ नहीं लगा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं भाई सरकार चेंज नहीं कर सकता है। तो सरकार कहता क्यों नहीं चेंज कर सकता, वी कैन डू इट इन पार्लियामेंट, हमारी मेजोरिटी, हम जब चाहे इसको चेंज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट कहा कि कुछ चीज़ होता है तो जो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इन 73 सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक बात आया, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जिसको लेके संविधान बना हुआ है उसी को हम चेंज नहीं कर सकते और बाकी हम चेंज कर सकते। और 78 में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली, गवर्नमेंट क्या करता है 5 साल के बाद 1978 में
44 अमेंडमेंट होता है, इसको बहुत बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है। और उसी अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया एंड इट बिकेम लीगल, जस्ट ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300। आप देखो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी और सरकार के बीच में किसी प्रकार की लगता है टसल लगता है, लड़ाई लगता है। आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस। क्या ये केशवानंद भारती केस? ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया कि सरकार, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, दे कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution, and what is the basic structure, basic features of constitutions, that will be decided by the supreme court, that will be decided by the judiciary। आप इसमें देख सकते हैं जुडिशरी को इम्पोर्टेंस दे दिया गया और गार्जियन तो माना जाता है संविधान की सुप्रीम कोर्ट को। दिस वाज द थिंग्स, इट क्रिएटेड डिस्प्यूट्स एमंग जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर ए लॉन्गर पीरियड। और लास्टली 44 अमेंडमेंट 1978 में ये सेटल हो गया था और ये जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट कि पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर के ऊपर लिमिट है, पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज नहीं कर सकता है। मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, वो कर लेना। हमारी यूटी टेस्ट के लिए हुई शेड्यूल टू बी 15th आई थिंक। चैप्टर हो गया 2 चैप्टर, बाकी खाली चैप्टर आए थे कि एक ही ओनली फास्ट चैप्टर आएगा। इट इज़ अप टू देम, वो फास्ट चैप्टर दे या सेकंड चैप्टर भी दे, हमारे सिलेबस कंप्लीट है। आप लोग सब इसको पढ़ लेना। आप लोग तो बता रहे थे कि बुक्स नहीं, सब PDF पे करते हो। आई विल गिव सम असाइनमेंट टुडे, आप लोग कर लेना। थैंक यू वेरी मच।